हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो सेशन रहेगा अपना मेनली सॉलिड स्टेट के जो डाउट रिमूवल सेशन है उसको रखेंगे अपन। लेक्चर आज अपन नहीं रखेंगे। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा पहले तो। शुरुआत के 10 एक मिनट में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और कमेंट सेक्शन में आपको उन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आप अपने पास कॉपी भी रख सकते हो और अगर आप नहीं चाहते कि आप बिना कॉपी देखे उन सवालों को जवाब दो, क्योंकि आज मैं आपसे जो क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ वो अभी तक हमने जितना पढ़ा सॉलिड स्टेट में शुरुआत से लेकर अभी तक उनसे रिलेटेड होंगे। उनके क्वेश्चंस के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं और आपको कोई अगर डाउट हो तो आज वो आप पूछ सकते हो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें। तो उससे अपने क्या है कि जो डाउट्स हैं सॉलिड स्टेट के वो रिमूवल हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा अपन को। तो उस तरह का सेशन जो है मैं आपके बीच में आज लेके आया हूँ। तो एक बार आप सभी लोग आ जाइए ताकि अपन सेशन शुरू कर सकें। और गुड इवनिंग। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है मैं रखने जा रहा हूँ अपना, अगर आप तैयार हो तो। आपके बीच में पहला क्वेश्चन रखने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा कि अ, जो सॉलिड्स होते हैं उनको कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। बहुत ही सिंपल से जो क्वेश्चंस है उनसे मैं शुरू करूंगा। टाइप्स ऑफ सॉलिड बताने हैं आपको, कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड, छोटे से क्यूज है ये। कमेंट सेक्शन में बताइए सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन, सॉलिड कितने तरह के होते हैं। जो हमने इस चैप्टर को शुरुआत में जो हमने पढ़ा था तो कितने टाइप के सॉलिड पढ़े थे और कौन कौन से थे, जल्दी सा कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा टाइप्स ऑफ सॉलिड। इससे देखो, ये जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और आपके जो डाउट्स होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे, कोई आपको डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए, टाइप्स ऑफ सॉलिड कौन कौन से होते हैं। जो जो इस लाइव लेक्चर में जुड़ चुके हैं, क्लास में आ चुके हैं, वो सभी बच्चे जवाब देंगे कि सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में वो बताइए। सॉलिड्स को कितने प्रकार से बांटा गया है। जी हाँ, बताइए। कौन कौन से टाइप के सॉलिड होते हैं, कितने प्रकार से बांटा गया है। आंसर्स आप में से नहीं आ रहा किसी का, कमेंट करके बताइए। हाँ जी, जो भी देख रहा है लेक्चर को, मेरा सवाल समझ में आया आपको कि सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। बेस्ड ऑन अरेंजमेंट 2 टाइप्स, हरिंदर ने बताया 2 तरह के होते हैं। ओके, बिल्कुल सही, 2 तरह के होते हैं। गुंजन शाबाश, 2 तरह के होते हैं। खुशबू गुड इवनिंग खुशबू। मधु गुड इवनिंग। प्रियंका भादु गुड इवनिंग। अच्छा, 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं नाम बताओ, जल्दी से नाम बताइए कौन कौन से होते हैं 2 तरह के सॉलिड के टाइप्स। अगर आपने देखा है मेरे लेक्चर्स सारे, कौन कौन से सॉलिड्स। अच्छा, 2 टाइप तो होता है आपने बताया, 2 टाइप कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं। बिल्कुल सही, खुशबू, गुंजन, प्रियंका। अच्छा, बिल्कुल सही बताया, 2 टाइप के होते हैं सॉलिड्स, उनके नेम बताओ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एंड देयर नेम्स। एंड देयर नेम, उनका नाम भी बताओ कि कौन कौन से होते हैं। अच्छा, प्रियंका ने बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, बिल्कुल सही। 2 तरह के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। बहुत ही देखो सिंपल से सवाल पूछ रहा हूँ पहले तो मैं, बाद में अब टफ पूछना शुरू करूंगा। देखो, 2 तरह के सॉलिड होते हैं, एक तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एक तो, और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। हिंदी में इन्हें बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस और इसे कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस। 2 तरह के ठोस पाए जाते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। ओके, सभी ने इस क्विज में पार्टिसिपेट करो, सभी को पार्टिसिपेट करना है जो जो लेक्चर देख रहे हैं, ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस टाइप के 2 सॉलिड्स पाए जाते हैं। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में से शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसके होते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो किस तरह के सॉलिड के होते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट कौन से सॉलिड्स के पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा, बताइए कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट
कौन से क्रिस्टल्स के पाए जाते हैं? विच क्रिस्टल्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स? मेरा दूसरे सवाल का जवाब दो। जो शार्प यानी कि फिक्स मेल्टिंग पॉइंट की 50 डिग्री पे पिघलना है तो उसको 50 डिग्री पे पिघलना है, ऐसा नहीं है कि वो 45 पे शुरू हो गया और 55 तक पिघल ही रहा है। तो किन ठोसों के गलनांक बिंदु निश्चित होते हैं? मधु ने आंसर दिया है क्रिस्टलाइन सॉलिड सबसे पहले। और भी आंसर दीजिए और बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए। मैं 2-3 आंसर और आने दो, उसके बाद में बताऊंगा सही है गलत। देखते हैं आपको याद है क्या क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसके होते हैं? प्रियंका ने आंसर दिया क्रिस्टलाइन। ओके, और आंसर आने दो। गुंजन क्रिस्टलाइन, और आंसर आने दो। और शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसके होते हैं? क्रिस्टलाइन। ओके, क्रिस्टलाइन। अनुष्का भी क्रिस्टलाइन, बिल्कुल सही अनुष्का राजपुरोहित। और भी आंसर आने दो। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। और जितने भी कमेंट्स में आपने आंसर लिखे हैं एकदम सही। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं। कौन से? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि किन सॉलिड को स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं अपन? विच सॉलिड्स आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स? सूडो सॉलिड्स। कौन से ठोसों को हम सूडो सॉलिड यानी कि छदम सॉलिड्स कहते हैं? छदम ठोस कहते हैं किन ठोसों को? सूडो सॉलिड्स किन को कहा जाता है? इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच सॉलिड्स आर कॉल्ड सूडो सॉलिड्स? हाँ जी, बिल्कुल अनुष्का। हेलो हेलो अनुष्का। सूडो सॉलिड्स कौन से होते हैं इनमें से? प्रियंका ने आंसर दिया एमोर्फस। ओके, और बताओ, और भी आंसर आने दो। अमॉर्फस, ओके, बिल्कुल सही। और आंसर आने दो। गुंजन ने बोला है क्रिस्टलाइन। अच्छा, गुंजन के हिसाब से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो सूडो सॉलिड्स होते हैं। ओके, देखते हैं। और आंसर दो, फिर मैं आंसर बताता हूँ राइट आंसर क्या है। सूडो सॉलिड्स कौन से होते हैं? कौन से सॉलिड्स सूडो सॉलिड्स कहलाते हैं? खुशबू ने बोला एमॉर्फस। ओके, अनुष्का ने बोला एमॉर्फस। और कौन से सॉलिड्स सूडो सॉलिड्स होते हैं? ओके, और भी कोई कमेंट करना चाहेगा, कोई अपना जवाब देना चाहेगा? बाद में मैं फाइनल आंसर बताता हूँ उसका। विच सॉलिड्स आर सूडो सॉलिड्स? तो ठीक है, काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया। जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? सूडो सॉलिड होते हैं। ये झूठे ठोस होते हैं, छद्म ठोस होते हैं। कौन? एमॉर्फस। एमॉर्फस जो सॉलिड्स होते हैं वो हमारे सूडो सॉलिड्स भी कहलाते हैं। ये एक्चुअल में रियल सॉलिड्स नहीं होते हैं, ये सॉलिड जैसा बिहेव करते हैं, तो इस वजह से एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो सूडो सॉलिड्स भी कहलाते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं और कौन से एनाइसोट्रोपिक होते हैं? तो आप सीधा बता दो आइसोट्रोपिक कौन से सॉलिड होते हैं। आइसोट्रोपिक नेचर किन की होती है? किन सॉलिड्स की नेचर आइसोट्रोपिक होती है? क्वेश्चन है कि विच सॉलिड्स हैव आइसोट्रोपिक नेचर? विच सॉलिड्स हैव आइसोट्रोपिक नेचर? कौन से ठोस की प्रकृति आइसोट्रोपिक होती है, ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉलिड हैव आइसोट्रोपिक नेचर? कौन से ठोस की प्रकृति आइसोट्रोपिक होती है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। यश ने सबसे पहले कमेंट किया क्रिस्टलाइन की नेचर आइसोट्रोपिक होती है। आइसोट्रोपिक एमॉर्फस, ओके, एमॉर्फस की नेचर आइसोट्रोपिक होती है। ओके, और भी जवाब दीजिए, और भी सभी पार्टिसिपेट कीजिए इस क्विज में। एनाइसोट्रोपिक होता है क्रिस्टलाइन। अच्छा, ओके, एनाइसोट्रोपिक नेचर तो होती है क्रिस्टलाइन की और आइसोट्रोपिक होती है एमॉर्फस की। ओके, खुशबू ने एमॉर्फस आंसर दिया कि आइसोट्रोपिक नेचर होती है एमॉर्फस सॉलिड्स की, एमॉर्फस। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
और भी आंसर दीजिए, बाकी लोग भी कमेंट कीजिए। एमॉर्फस की होती है आइसोट्रॉपिक नेचर। सही, बिल्कुल सही जवाब। जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है? आइसोट्रॉपिक नेचर होती है। क्यों होती है? आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब होता है कि किसी एक सॉलिड पर अगर हम उस सॉलिड के हर एक हिस्से से अलग अलग डायरेक्शन में अलग अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करें, अगर हम किसी एक सॉलिड के सैंपल को लें और उसके हर डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ है, या फिर कंडक्टिविटी हो गया कि हम तार लगा के कोई फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हैं, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है अगर सभी डायरेक्शन में सेम आती है तो इस तरह का जो सॉलिड है वो आइसोट्रॉपिक कहलाता है। लेकिन अगर जिन सॉलिड्स के लिए सेम नहीं आती वो एनआइसोट्रॉपिक कहलाते हैं। तो जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं हमारे, वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे हमारे एमॉर्फस जो होते हैं सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड वो क्या हो जाएंगे? हमारे आइसोट्रॉपिक नेचर के हो जाएंगे, ठीक है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड किस नेचर के होते हैं? एन आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। कौन? क्रिस्टलाइन सॉलिड। आई बात समझ में? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स में हमने स्टार्टिंग में डिफरेंशिएट किया था। उसके बाद में हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ना शुरू किया था, क्रिस्टलाइन लैटिस के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो क्रिस्टलाइन लैटिस में सीखा था कि जो स्फेयर्स है उनको तो पॉइंट्स से डिनोट करो, और दो स्फेयर्स है उनको मिलाने वाली जो लाइन है, जो टच कर रहे हैं जब वो, तो उनको टच करने वाली जो पोजीशन है उसको लाइन से इंडिकेट करो। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर्स बनती है उनको हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या फिर जो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है वो बोलते हैं। तो हमने अलग अलग फिर यूनिट सेल्स को पढ़ना शुरू किया था। तो सबसे पहले जो यूनिट सेल पढ़ी थी हमने, वो पढ़ी थी सिंपल क्यूबिक, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ा था। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? जिसमें एक क्यूब ले हम और उस क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम पाए जाते हैं। तो इस तरह का जो यूनिट सेल होता है वो सिंपल क्यूबिक कहलाता है, ठीक है। अब आपके सामने मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ सिंपल क्यूबिक से जुड़ा हुआ। वैसे सिंपल क्यूबिक के कल हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। सिंपल क्यूबिक में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स की संख्या 1 होती है, जो ऑक्यूपाइड स्पेस है वो 52% होता है, एम्प्टी स्पेस 48% होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 होता है। इस तरह की चीज़ें की थी। और फिर हमने पढ़ा था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर पे एटम्स होते हैं, उसके फेस के सेंटर्स पे एटम्स होते हैं। इस तरह से फेस सेंटर होता है। बॉडी सेंटर में कॉर्नर पे एटम होते हैं और एक एटम जो क्यूब है उसके बॉडी सेंटर पे पाया जाता है। तो इसी से रिगार्डिंग मैं आपको इससे क्वेश्चन करता हूँ फॉर्मूला बनाने का। जैसे हमने यूनिट सेल पढ़ा था तो उसके बारे में मैंने आपसे यूनिट सेल के फॉर्मूले कैसे निकाले जाते हैं वो भी मैंने आपको तरीके बताए थे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर मान लो किसी यूनिट सेल में जो ए टाइप्स ऑफ एटम है वो सारे आपके इस पे सारे कॉर्नर्स पे हैं, कॉर्नर्स ऑफ क्यूब है, कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, सभी क्यूब के कॉर्नर्स पर कौन है? ए टाइप एटम है, और बी टाइप्स ऑफ एटम जो है वो फेस सेंटर पे है, फेस सेंटर पोजीशन पे पाए जाते हैं। तो इस तरह का जो क्रिस्टल बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? इस तरह का जो यूनिट सेल बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। ए टाइप्स ऑफ एटम कहाँ पे भेजे हैं मैंने? उस क्यूब के कॉर्नर पे भेजे हैं, और बी टाइप्स के एटम जो है मैंने फेस सेंटर पे भेजे। जितने भी एक आपका जो फेस सेंटर है, जैसे मैं इसको डायग्राम से भी बता सकता हूँ आपको। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ये अपना कोई क्यूब है, इस क्यूब के कॉर्नर्स पर यहाँ पे ए टाइप्स ऑफ एटम है, ये तो है ए टाइप, और क्यूब के जो फेस सेंटर्स हैं वहाँ पे बी टाइप एटम है। यहाँ पे ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर और पीछे वाला फेस सेंटर। तो यहाँ पे बी टाइप्स ऑफ एटम है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रियंका ने सबसे पहले आंसर दिया ए बी। ए बी
ओके, देखते हैं सही है गलत। मधु ने आंसर दिया A2B3। A2B3 देखते हैं सही है या गलत। और भी बाकी लोग भी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं फाइनल आंसर बताऊंगा। फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे कि फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है किसी भी यूनिट सेल का। तो फाइनल आंसर मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। पहले एक बार देखते हैं आप क्या क्या आंसर देते हो। आप सभी लोग ट्राई कीजिए, देखते हैं आपको आता है। आनंद कुमार ने दिया है AB3, गुंजन वर्मा ने दिया है AB3। ओके, और भी बताइए, और बाकी लोग भी आंसर दीजिए। इस तरह का अगर कोई अरेंजमेंट है उसका फॉर्मूला यूनिट क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा उस यूनिट सेल का। प्रियंका ने दोबारा आंसर दिया A2B3। ओके, और देखते हैं, और बताइए। देखो ए जो है केवल क्यूब के कॉर्नर्स पर है ना। ए जो है वो क्यूब के केवल कॉर्नर्स पर है, और बी जो है वो फेस सेंटर पे है, यानी कि जो फेस है उस क्यूब का उसके सेंटर पे मौजूद है बी, और ए कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर है। ठीक है, तो ये है हमारा, तो इसे हम कर रहे हैं। तो क्या होगा इसका आंसर। मेरी मम्मी चाय लेके आ गई है। हाँ, तो चलो, काफ़ी लोगों ने सही आंसर भी दिए हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है AB3। AB3 इसका राइट आंसर होगा। तो कैसे है राइट आंसर, चलो देखते हैं, इसको सीखते हैं। अगर ए जो है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। अगर ए सभी कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं तो ए जो है हमारे पास टोटल 8 ए होंगे, और एक ए का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, तो ए की संख्या कितनी होगी हमारी 1 हो जाएगी यहाँ पे। बिल्कुल सही, राइट आंसर AB3 है। अब देखो बी के टोटल एटम देखना है कि बी में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो हमारे फेस सेंटर कितने हो गए, यहाँ पे फेस सेंटर 6 पाए जाते हैं, तो 6 तो हो गए हमारे फेस सेंटर, और हर फेस सेंटर का एटम जो है कंट्रीब्यूट कितना करता है 1/2 करता है। तो बी कितने हो गए यहाँ पे हमारे 3 हो गए। तो ए तो 1 है और बी 3 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा AB3 बन जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा AB3 इस क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा, साथ साथ में आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट भी पूछ सकते हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग, जो भी आपने अभी तक सीखा है। तो उसमें अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आया तो वो भी आप पूछ सकते हो, मैं उनके भी आंसर्स देता रहूँगा। मैं भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, और आप भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो अगर आपको कहीं पे भी इस चैप्टर में डाउट आया है तो। ओके, ये AB3 इस सवाल का आंसर हो गया हमारा। अच्छा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैं अब पूछने वाला हूँ आपसे। चलो मैं इसका यूनिट सेल का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ए तो है सभी कॉर्नर्स पर, बी है बॉडी सेंटर पर, और सी जो है वो है एज सेंटर पर। सी एटम जो है एज सेंटर पे पाया जाता है, यानी कि जो एज होता है, जो किनारा होता है उस क्यूब का, वहां पे पाया जाता है। तो ए तो सभी कॉर्नर्स पर है, बी आपका बॉडी सेंटर पे है, और सी आपका एज सेंटर पे है। यहाँ पे एज सेंटर क्या होता है आप खुद सोचना है। तो आपको इस यूनिट सेल का फॉर्मूला बताना है कि फॉर्मूला क्या होगा इस यूनिट सेल का। ये आपका सवाल है, आप बताइए। देखते हैं कौन बता पाता है। ये थोड़ा सा मैंने अलग किस्म का सवाल दे दिया। यहाँ पे एज सेंटर एक वर्ड आया है, एज सेंटर यानी कि जो किनारा है उसका केंद्र, वहाँ पे सी एटम पाया जाता है। तो इस प्रकार जो यूनिट सेल होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये आपका सवाल है, ये आपको बताना है। देखते हैं आप में से कौन बता पाता है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। सी जो है एज सेंटर पे पाया जाता है, ये थोड़ा सा अलग हो गया। बताइए जल्दी से, कमेंट पे आंसर आने दो। ए सभी कॉर्नर्स पर है, मैं इसको डायग्राम के माध्यम से भी बता देता हूं। एक क्यूब बनाया, उस क्यूब के सभी कॉर्नर्स पे तो रखेंगे हम ए को, यहां पे तो रखेंगे ए को, यहां पे ए आएगा। ठीक है, ये हो गया ए टाइप्स ऑफ एटम। तो ये तो है ए टाइप्स ऑफ एटम।
अब जो बी है बॉडी सेंटर पे है, तो उसके लिए मैं लेट मी टेक अनदर कर, तो बी को मैं यहाँ पे बॉडी सेंटर पे रख दिया। यहाँ पे आपका बी, ये है आपका बी, बी को रेड से दिखाया मैंने, ये बी टाइप ऑफ एटम है। और सी टाइप ऑफ एटम है हमारे एज सेंटर पे, तो उनको मैं मान लो कोई कलर दे देता हूँ येलो। तो सी कहाँ पे पाए जाते हैं? एज सेंटर पे, यानी कि यहाँ पे। एज सेंटर क्या होता है? किसी भी किनारे का सेंटर, यहाँ पे। तो पहले तो आप सवाल समझ लो, उसके बाद में आप ट्राई करना। ये जो होते हैं ये एज सेंटर कहलाते हैं, यानी कि जो कोरें होती है किसी क्यूब की, उन कोरों का जो केंद्र है वो एज सेंटर कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे सी मौजूद है। तो इस तरह का जो कोई यूनिट सेल बनेगा, उस यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे सी मौजूद है। ये जो येलो एटम है वो कौन से हैं? सी के एटम है। तो ये आप बताइए। अब आपको अगर थोड़ा बहुत सवाल क्लिक हुआ तो आप इसका आंसर दे सकते हो। ए तो सभी कॉर्नर्स पर है, बी जो है वो बॉडी सेंटर पर है, और सी जो है वो आपके एज सेंटर पे, यानी कि किनारे जो हैं उनके केंद्र पे हैं, किनारों के केंद्र पर है। A1, B1 और C3, सी के 3 एटम। अच्छा, A1, B1 और C3। ओके, चेक करते हैं, देखते हैं और बताइए। और बाकी लोग भी आंसर दीजिए अपना। बाकी लोग भी आंसर आने दीजिए, मैं फिर फाइनल आपको आंसर बताता हूँ। अगर आपको सवाल समझ में आया, कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ ए निकालने, नंबर ऑफ बी निकालने हैं और नंबर ऑफ सी निकालने हैं, उससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन इसका सॉल्व करते हैं इसको। मेरे पास एक आंसर आया है प्रियंका का, और वो आंसर बिल्कुल सही है। A1, B1 और C3 बिल्कुल सही आंसर है। और बाकी लोग आंसर देने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। चलो कोई नहीं, आपके लिए एज सेंटर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो उसको मैं समझा देता हूँ। देखो, एक्चुअल नंबर ऑफ ए निकालने हैं तो वो तो बहुत आसान है। 8 कॉर्नर के एटम है, कंट्रीब्यूशन है 1/8, तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ए के कितने आ गए? 1 आ गए। अगर बी की बात करूं कि बी के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो बी जो है वो कहाँ पे पाया जा रहा है? हमारा बॉडी सेंटर पे। तो बॉडी सेंटर पे एक ही बी है और पूरा का पूरा उस यूनिट सेल का पार्ट है, तो एक्चुअल नंबर ऑफ बी कितने हो गए हमारे? 1 हो गए। यहाँ पे बी जो है वो एक ही है बॉडी सेंटर पे, और एक का उसी का ही पार्ट है, तो बी की संख्या हो गई 1। अब यहाँ पे सी जो है उसको निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है, ये आपके लिए नया है, पहले मैंने इसका एज सेंटर का एग्जाम्पल नहीं लिया। हालांकि एज सेंटर का जिक्र मैंने आपको जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझाया था, तो वहां पे मैंने एज सेंटर का जिक्र किया था कि एज सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाया जाता है एफसीसी के अंदर। तो वहां से आपको ध्यान रखना है एज सेंटर। अब देखो एज सेंटर कितने हैं, आप अगर काउंटिंग करो कि नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, तो 1, 2, 3 ऐसे काउंट करने बैठे हैं तो 4 तो ये एज हो गए, 4 पीछे वाले और बीच वाले 4, तो टोटल 12 एज होते हैं। हाँ, बाकी बच्चे भी आंसर दे रहे हैं। आदित्य मोदी ने A1, B1, C3 बिल्कुल सही आंसर। नरसिंह राम A1, B1, C3 बिल्कुल सही आंसर। अब देखो सी की संख्या बतानी है, तो टोटल सी कितने हैं? 12 एज हैं, तो टोटल सी तो 12 है। लेकिन कंट्रीब्यूशन देखे सी का कि एक सी इस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उस चीज़ को देखने के लिए देखो मैं यहाँ पे पास में और दूसरी यूनिट सेल को इमेजिन करूँगा और देखूंगा कि ये सी कितने यूनिट सेल का पार्ट है। तो आप गौर से देखो, तो एक तो इस यूनिट सेल का पार्ट हो गया 1, दूसरी इस यूनिट सेल का पार्ट हो गया 2, तीसरी इस यूनिट सेल का पार्ट हो गया 3 और चौथी इस यूनिट सेल का पार्ट हो गया 4। तो एक सी एटम जो है वो टोटल 4 यूनिट सेल का पार्ट है, यानी कि इस सी एटम का अपने खुद की इस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन हो गया? 1/4 हो गया। तो यहाँ से सी की एक्चुअल नंबर ऑफ संख्या जो सी की आएगी वो आ जाएगी हमारी 3, है ना। तो 3 हो गए हमारे सी के एटम। तो ए तो हो गया 1, बी हो गया 1 और सी हो गए 3। तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A1, B1, C3, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ABC3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा इसका, इस सवाल का ABC3। तो आपको इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। बिल्कुल थोड़ा सा ये एज सेंटर को लेके आपको अगर पहले समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। एज सेंटर क्या होगा, ये कंट्रीब्यूशन ध्यान में रखना कि एक एज सेंटर का एटम जो है वो 1/4 कंट्रीब्यूट करता है उस यूनिट सेल के अंदर।
सोनू निगम साहब कह रहे हैं कि सर टुडे बायो क्लास डोंट विल बी। ओके, देयर विल बी बायो क्लास, डेफिनेटली बायो क्लास होएगी। 6 बजे होती है हमारी, तो 6 बजे बायो क्लास आपको मिलेगी। आई बात समझ में? किसी भी बच्चे को इस सवाल को रिगार्डिंग डाउट है? क्योंकि देखो बहुत कम बच्चों ने इस सवाल का आंसर दिया था, केवल 3 बच्चों ने इस सवाल का जवाब दिया था। तो बाकी बच्चों को अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और क्लियर हो गया तो एक बार लिख दो नो डाउट सर, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, आगे आपको और सवाल कोई दे सकूं। तो इस सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप सभी को क्लियर है ये सवाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और कोई सवाल देखते हैं। तो अब मैं आपको वॉइड्स की तरफ लेके जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले वॉइड्स के बारे में सीखने के लिए जो वॉइड्स के बारे में सीखा था, तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसकी एफसीसी में पोजीशन क्या होती है? वेयर टेट्राहेड्रल void exist in FCC। जो FCC यूनिट सेल है उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन क्या होती है? जो चतुष्फलकीय रिक्तिका है, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है? चतुष्फलकीय रिक्तिका। तो चतुष्फलकीय रिक्तिका की पोजीशन आपकी एफसीसी में कहाँ पे पाई जाती है? एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन क्या होती है, कहाँ पे लाई करता है टेट्राहेड्रल वॉइड? ये आपका सवाल है। देखते हैं आप में से कौन कौन इसका जवाब दे पाता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। यस, बताइए टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी में कहाँ कहाँ पाया जाता है? जो जो बच्चों को देख रहे हो वीडियो को, अच्छा लाइक कर दीजिए। जो जो मेरा लाइव सेशन अटेंड कर रहा है डाउट सॉल्विंग या फिर क्वेश्चन आंसर्स का, वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे जो जो देख रहे हैं। कोई डाउट नहीं है पीछे वाले में। तो अब आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है एफसीसी में कहाँ कहाँ पाया जाता है? वे टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट इन एफसीसी। एफसीसी यानी कि फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका में टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है? बताइए। यस, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। बताइए। पहला आंसर आया आनंद कुमार का, कॉर्नर्स पर। सोनू निगम ने कहा है एज पर। देखते हैं कहाँ पे होता है। आनंद कुमार ने बताया कॉर्नर्स पर। और बताओ, और बताओ। हरेंद्र प्रियंका ने बताया कॉर्नर्स पे। ओके, और बताइए टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी में कहाँ पाए जाते हैं? मधु कॉर्नर, खुशबू कॉर्नर। अच्छा, बहुत बढ़िया। 8 कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सभी लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने, आदित्य ने भी, गुंजन ने, सभी ने सही आंसर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पाए जाते हैं? हमारे कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते ही हो एफसीसी जो होता है, जैसे मैं पिछले वाले इसमें ले लेके जाऊँ तो एफसीसी का जो कॉर्नर होता है वहाँ पे हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड पाए जाते हैं। थोड़ा टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले एफसीसी में यूनिट सेल बनाता हूँ और उसमें हम विजुलाइज करेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पाए जाते हैं। तो देखो, ये हमारा एक क्यूब है। इस क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम हो गए, है ना। एफसीसी बनाता हूँ पहले। तो ये 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम और यहाँ पे फेस सेंटर पे एटम्स। तो ये जो अरेंजमेंट होता है वो एफसीसी का अरेंजमेंट होता है। ठीक है। अब जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो क्या होता है?
उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 एटम्स जो हैं इस तरह से ट्राइंगुलर वॉइड जब बनाते हैं कोई 3 एटम्स, और उनके ऊपर एक एटम और रख दिया जाए, तो इनके नीचे जो वॉइड बना होता है वो क्या कहलाता है, आपका टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है। तो यहाँ पे देखो 3 एटम कौन से हैं, एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये, इन 3 एटम्स के ऊपर ये एक एटम रखा हुआ है। इसको आप ध्यान से देखोगे, मैं देखो यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ इंक से, तो आपको और अच्छा विजुलाइज होएगा। जैसे मैं रेड वाला जो टिक है यहाँ पे देखो, ये एक एटम, जो रेड वाले एटम्स हैं, रेड एटम्स, वो तो हो गए देखो 3 नीचे वाले एटम्स, और उसके ऊपर एक वाइट एटम है, वो हो गया उनके ऊपर वाला एटम, उनके बीच का वॉइड जो टेट्राहेड्रल वॉइड है। देखो 3 एटम कौन से, इनको विजुलाइज करना है। एक तो ये एटम है, एक ये एटम है, और एक ये एटम है। ये तीनों वाइट, जो तीनों जो इनकी पोजीशन है वो ऐसी होती है कि यहाँ पे एक ट्राइंगुलर वॉइड बनता है, इसके ऊपर ये वाइट वाला रखा हुआ है, तो ये क्या है, आपका ट्राइंगुलर वॉइड है। जैसे मेरी आंख यहाँ से देख रही है इसको, आपको इस तरह से विजुलाइज करना होता है, तब आपको दिखेगा ये 3 एटम है, इन 3 एटम के ऊपर एक और एटम है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड। तो कहने का मतलब क्या है, हर एक कॉर्नर के पास टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन क्या होती है, कॉर्नर्स के पास होती है। तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पाए जाते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हाथों हाथ में यही पूछ लेता हूं कि भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं एफसीसी में। वेयर आर द पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी। एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन कहाँ होती है, चलो इसका जवाब दीजिए जल्दी से। एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ पाया जाता है। एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका जवाब दीजिए। आनंद कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया, एज सेंटर्स। एज सेंटर्स पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाया जाता है अकॉर्डिंग टू आनंद कुमार। और बताइए बाकी लोग भी। एक कॉर्नर 12 एज, अच्छा 12 एज हैं उन पे पाया जाता है, और एक कॉर्नर पे पाया जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड ना। नरसिंह राम ने बताया कि सेंटर पे पाया जाता है और एज पे पाया जाता है। ओके नरसिंह राम, ओके मैं राइट आंसर बताऊंगा, अभी डिस्कस करूंगा आपसे। एक बार सभी आपको कितना याद है, कैसा याद है, आप एक बार वो बताइए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो कहाँ कहाँ पाया जाता है एफसीसी के अंदर, कहाँ कहाँ पाया जाता है एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वेयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट इन एफसीसी। अष्टफलकीय रिक्तिका। और भी आंसर दीजिए, और वेट कर रहा हूं, अभी 4-5 लोगों ने आंसर दिया है, बाकी लोग भी आंसर दीजिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी में कहां पाया जाता है। बताइए। एज सेंटर पे पाया जाता है, ओके बहुत अच्छे। एक सेंटर पे भी पाया जाता है, आनंद ने बताया, बिल्कुल। गुंजन ने बताया एज पे। हाँ, तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की देखो स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं आपको। पहले तो कहीं पे भी इस तरह का अरेंजमेंट हो, जैसे 4 एटम्स से पहले मैं स्क्वायर वॉइड बनाऊं, इस तरह का अरेंजमेंट हो, और उसके ऊपर एक एटम, और उसके नीचे भी एक एटम, और एक नीचे वाले लेयर पे एक एटम, तो बीच में ये जो वॉइड पाया जाता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पाया जाता है, एक एटम, जैसे 4 एटम्स हो गए, 4 एटम्स के ऊपर एक एटम, और उसके लास्ट में एक नीचे एटम, और बीच में जो खाली जगह होती है वो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एफसीसी में अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड फाइंड आउट करना है, तो आप देखो इन 4 एटम्स को गौर से देखो, 1 2 3 4, मैं इनके कलर्स चेंज कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से विजुलाइज हो सके। देखो, एक ये एटम, एक ये एटम, एक ये एटम, और एक ये एटम, ये 4 एटम्स हो गए। इन 4 एटम्स के ये जो 4 एटम्स है, 1 2 3 4, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर, इन 4 एटम्स के ऊपर एक एटम और एक नीचे एटम,
तो ये एक ऊपर वाला एटम हो गया और एक ये नीचे वाला एटम हो गया। तो यहाँ पे जो वॉइड बना, ये हमारा वॉइड क्या कहलाएगा? ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा, अष्टफलकीय रिक्तिका कहलाएगा। तो एक तो पाया जाता है सेंटर पे, एक जो ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड है वो तो आ जाएगा हमारा सेंटर पे, ठीक है। इंक कलर लेता हूँ, येलो। एक ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे आ गया? सेंटर पे। और बाकी के देखो ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे पाए जाते हैं। मैं अगर एज के सेंटर को ध्यान से देखूं, देखो ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला जो वॉइड है, इसको मैं अगर ध्यान से देखूं, ध्यान से गौर से देखा जाए तो देखो एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, इसके इधर भी एक एटम होगा और इसके इधर साइड भी एक एटम होएगा यहाँ पे। तो एक दो तीन चार, चार एटम ये हो गए और ऊपर और नीचे दो एटम ऊपर नीचे हो गए। तो एज के सेंटर में भी क्या पाया जाता है? आपका एक ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड पाया जाता है। तो हर एक एज सेंटर पे ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड पाए जाते हैं। तो ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 12 एज सेंटर है, तो एट ऑल एज सेंटर, तो सभी एज सेंटर्स होंगे वहां पे आपके ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड पाए जाएंगे। तो ये आपका आपके इसकी ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशंस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशंस हम बता सकते हैं। वीके टॉक्स, रियली सर यू आर किंग ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। देखो हम किंग नहीं है, आई एम स्लेव ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। किंग नहीं बनना चाहिए लाइफ में। जैसे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। तो कभी किंग नहीं बनना चाहिए लाइफ में, हमेशा सेवक भावना रखनी चाहिए। तो विक्रम सर हम किंग नहीं हैं, हम केवल सेवक हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स की साधना करते रहते हैं, उसकी सेवा करते रहते हैं। और हाँ, विक्रम सर भी आपको वैसे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, सुबह वाली 11वीं क्लास में ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहे हैं। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद में मैंने विक्रम सर को बोला है कि आप ऑर्गेनिक शुरू कर दो 12th के साथ साथ में। तो सॉलिड स्टेट के क्या है, थोड़ा बहुत पोर्शन बाकी रहा है अपना, तो उसके बाद में अपन केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है वो विक्रम सर से शुरू करवाएंगे आपका। हाँ जी। हाँ, तो इसमें आप देखो, चलो अपन जो अभी डिस्कस करें इस पे आ जाते हैं। आपको यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड में किसी को डाउट आया? बताओ, किसी को टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशंस को समझने में कोई डाउट आया? आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि टेट्राहेड्रल वॉइड तो पाए जाते हैं कॉर्नर्स के एटम्स के पास में, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाए जाते हैं एक तो क्यूब के सेंटर पे और पाए जाते हैं आपके एज सेंटर पे। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करूं तो टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल कितने हो जाते हैं हमारे? क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं तो 8 तो टेट्राहेड्रल वॉइड पाए जाते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं, एक सेंटर वाला और 12 हो गए एज सेंटर का, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना? 1/4। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं एक एफसीसी के अंदर। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है हमारे 4 पाए जाते हैं एक एफसीसी यूनिट सेल में, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने पाए जाते हैं हमारे? 8 पाए जाते हैं। और इससे हमने एक रिजल्ट भी निकाला था कि जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उन नंबर ऑफ एटम्स के दुगने तो होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, और उतने ही होते हैं हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसके भी हमने क्वेश्चंस काफ़ी किए थे, ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है ना। तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। आई बात समझ में? इसमें किसी भी बच्चे को डाउट हो, कोई किसी तरह की शंका हो तो पूछ सकता है। सोनू निगम, कल से ज्वाइन करूँगा फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास। बिल्कुल, सारी क्लासेस ज्वाइन करो, है ना। पढ़ते रहो, बढ़िया तरीके से सीखते रहो, किसी भी कोई डाउट आए तो पूछते रहो। ओके, तो अभी आज अपन ने जितना डिस्कशन किया इस सॉलिड स्टेट चैप्टर में, जो चीज़ें थी हमने, तो उसमें आपको किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछ सकता है। और बहुत अच्छे से सीखा आपने, बहुत बढ़िया सीख रहे हो। और मैंने देखा कि जितने भी मैंने सवाल पूछे उन सवालों के लगभग सभी ने सही आंसर दिए। एक और मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, चलो। क्वेश्चन है कि जो NaCl होता है, NaCl में आप जो स्ट्रक्चर होती है NaCl स्ट्रक्चर, वो कैसी होती है? स्ट्रक्चर कैसी होती है, यानी कि Na+ कहाँ पे पाया जाता है, और Cl- जो है उनकी पोजीशंस क्या होती है? तो इनकी आपको पोजीशंस के बारे में बताना है। कमेंट में लिख के बताओ कि NaCl की स्ट्रक्चर में Na+ कहाँ पे पाया जाता है और Cl- कहाँ पे पाया जाता है। Na+ की पोजीशन क्या होती है और Cl- की पोजीशन क्या होती है, ये हमारा सवाल है। देखते हैं आप में से किस किस को NaCl का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, लैटिस स्ट्रक्चर, वो याद है।
वो बता सकते हैं। ये हमारा सवाल है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि Na+ की पोजीशन कहाँ होती है NaCl के स्ट्रक्चर में, और Cl- की स्ट्रक्चर का पोजीशन कहाँ होती है आपके NaCl के स्ट्रक्चर में। और इसको एक और नाम भी देते हैं, बड़ा स्पेशल नाम होता है इसका, मैंने बताया था आपको। वो नाम क्या होता है, वो नाम भी आप बताइए। और Na+ और Cl- की पोजीशंस कहाँ कहाँ होती है आपके लैटिस की स्ट्रक्चर में, बताओ। यस, आंसर आने दीजिए, देखते हैं आप में से कौन सबसे पहले आंसर देता है, किसको एग्जैक्टली याद है। NaCl की स्ट्रक्चर, हमने अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। NaCl लिया था मैंने, जिंक सल्फाइड लिया था ZnS, मैंने CaCl लिया था सीजियम क्लोराइड, है ना। तो अलग अलग तरह के काफ़ी स्ट्रक्चर्स लिए थे हमने। तो उसमें से NaCl मैंने बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और NaCl की स्ट्रक्चर के बारे में आपको क्या जानकारी है कि उसमें Na+ की पोजीशन कहाँ होती है और Cl- की पोजीशन कहाँ होती है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं Na+ और Cl-, ये आपको बताना है। देखते हैं आप में से कितने लोग बता सकते हैं इस सवाल को। कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर बताइए। हाँ, एक और बात, जो जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जो जो लाइव सेशन अटेंड कर रहा है, लाइव लेक्चर अटेंड कर रहा है, लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दें। अच्छा, मधु ने पहला आंसर दिया, क्लोरीन पाया जाता है FCC लोकेशन पे और Na+ पाया जाता है ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड पे। बिल्कुल एकदम। चलो, मैं अभी सही है गलत थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बाकी लोग भी देखते हैं, आंसर बताते रहो। मैं उनके आंसर चेक करना चाहूँगा, बाद में बताऊंगा कि सही क्या है गलत क्या है। आनंद कुमार ने बोला है कि Na तो पाया जाता है ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड पे और क्लोरीन पाया जाता है FCC पोजीशन पे, और इनका जो नाम होता है अनदर, वो होता है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। बढ़िया आनंद कुमार। गुंजन ने बताया कि Na+ ऑक्ट्राइडल वॉइड पे पाया जाता है, क्लोरीन FCC लोकेशन पे पाया जाता है। बहुत बढ़िया। सोनू निगम बता रहे हैं कि 6 सराउंडिंग टू क्लोरीन, 6 सराउंडिंग टू क्लोरीन। ओके ओके। नरसिंह राम बता रहे हैं कि क्लोरीन की FCC पर एंड Na की ऑक्ट्राइडल वॉइड पे। ओके, और बताइए। क्यूबिक यूनिट सेल, सोनू निगम। ओके, चलो। विक्रम सर कह रहे हैं कि NaCl से रिलेटेड क्वेश्चन नीट में आया है। बिल्कुल आया, नीट में बहुत सारा क्वेश्चन आया है, बहुत सारे क्वेश्चन आए, इसीलिए मैंने पूछा भी है आपको इस क्वेश्चन को। गुंजन वर्मा कह रही है कि NaCl का नाम रॉक सॉल्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही। काफ़ी बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफ़ी आंसर सही भी दे रहे हैं, और जो जो मैंने पूछा उसका सटीक जवाब यहाँ पे मुझे मिला है। तो बच्चों, कैसी होती है NaCl की स्ट्रक्चर। NaCl में जो क्लोरीन माइनस होता है वो तो जाता है FCC लोकेशन पे, और जो Na+ है वो जाता है ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड्स पे। और इसका जो नाम होता है एक अलग, वो होता है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर नाम होता है। ये बातें हमें ध्यान में रहनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात है। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊँ तो देखो, पहले हम FCC बनाते हैं और FCC में Na+ और Cl- की पोजीशंस को देखेंगे, बाद में हम सीखेंगे इससे। यहाँ पे तो देखो FCC फेस सेंटर पे और कॉर्नर्स के एटम पे मैं रख दूंगा आपके क्लोरीन को। यहाँ पे जो कॉर्नर्स और फेस सेंटर है वहाँ पे पाया जाता है आपका क्लोरीन। ये तो हो गया क्लोरीन माइनस। और Na+ जो है, Na+ पाया जाता है ऑक्ट्राइडल वॉइड पे। तो ऑक्ट्राइडल वॉइड देखो कहाँ कहाँ होते हैं। एक तो हो गया सेंटर पे, यहाँ पे ये Na+ आ गया। एज सेंटर पे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा ना ऑक्ट्राइडल वॉइड की पोजीशन, एज सेंटर पे। तो जितने भी एज हैं उन सभी एजेस पे कौन पाया जाएगा, आपका Na+ पाया जाएगा। यहाँ पे इस तरह से। तो ये एज सेंटर्स पे कौन पाया जाता है, Na+ पाया जाता है। तो ये NaCl का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, NaCl का। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। इसको रॉक साल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर तुरंत प्रभाव से आप बता सकते हो, तो जल्दी से बताइए कि Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है और Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, Cn कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सामान्य संख्या, यानी कि एक एटम अपने कितने नेबरिंग एटम्स को टच कर रहा है, वो हमारा होता है कोऑर्डिनेशन नंबर।
तो जल्दी से बताइए कि Na+ कितने Cl- को टच कर रहा है और एक Cl- जो है वो कितने Na+ को टच कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है हमारा इस सवाल के लिए Na+ और Cl- का, यानी कि एक Na+ कितने Cl- को टच कर रहा है और एक Cl- Na+ को कितना टच कर रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर में सबसे पहले जवाब आया है प्रियंका का, उसने जवाब दिया 6। फिर मधु ने दिया 6, Na का भी 6 और क्लोरीन का भी 6। ओके, और बताइए आंसर्स, और आने दो। बहुत बढ़िया, और आंसर्स दीजिए कि Na+ कितने Cl- को टच कर रहा है और Cl- कितने Na+ को टच कर रहा है। सोनू निगम ने 6 आंसर दिया है। अभी मैं नहीं बताऊंगा कि सही क्या है। गुंजन ने बताया 6। और बाकी लोग भी आंसर दीजिए, और भी बताइए। यस, और लोग भी बताइए क्या क्या आंसर होगा इसका। 6 नरसिंह ने दिया है 6। खुशबू 6, एन का भी 6 और क्लोरीन का भी 6। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपको याद है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कैसे, देखो यहाँ पे देखो, मैं अगर इस क्लोरीन की बात करूँ, मान लो इस क्लोरीन की बात करूँ, तो एक Na ये हो गया, एक Na ये हो गया, और भी Na जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ऐसे। अगर मैं आसपास की यूनिट सेल्स देखूँ तो एक Na ये, 1 2 3 4 5 6, तो एक Cl- जो है वो 6 Na+ से घिरा हुआ होगा और एक Na+ 6 Cl- से घिरा हुआ होगा। तो बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है एंड 6 होता है। ठीक है, चलो एक मैं थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछता हूँ। आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन क्या है, क्लोरीन जो आयन है, क्लोरीन आयन जो है, इसमें मैंने देखो ये पढ़ाया नहीं है आपको, लेकिन फिर भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये क्लोरीन माइनस आयन जो है, इसकी रेडियस मान लो है RCl-। ठीक है, इसकी रेडियस है RCl-, और जो सोडियम का एटम है उसकी रेडियस है Na+, Rna+। जो सोडियम आयन है उसकी रेडियस क्या है? Rna+ है, और क्लोरीन आयन जो है उसकी रेडियस है RCl-। तो आप बताइए, अगर मैं इस यूनिट सेल की रेडियस को मैं a नाम दूं, a, तो इस एज लेंथ में, इस यूनिट सेल के एज लेंथ में, क्लोरीन की रेडियस में और सोडियम की रेडियस में क्या रिलेशन होगा? इन तीनों क्वांटिटी में क्या रिलेशन होगा? हमें क्या रिलेशन पता लगाना है? रेडियस ऑफ Na+, कोमा रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस, एंड जो एज लेंथ है हमारी इस यूनिट सेल की a, इन तीनों में क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा, ये हमारा सवाल है। तो देखते हैं आप में से, क्योंकि देखो ये मैंने पढ़ाया नहीं है, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ ये, और इसमें आपको बस ज्योमेट्री के जो प्रिंसिपल्स हैं और आपका जो विजुअलाइजेशन है NaCl का, वो कितना स्ट्रांग है, उसी से हम पता लगा पाएंगे कि Na+ की रेडियस, क्लोरीन माइनस की रेडियस और एज लेंथ की जो रेडियस है, इनमें क्या रिलेशन होता है। मैं रेशो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं रिलेशन पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे एज लेंथ, Na+ की रेडियस, क्लोरीन माइनस की रेडियस में, इन तीनों क्वांटिटीज में अगर कोई रिलेशन फाइंड आउट करना हो तो वो रिलेशन क्या होगा, ये आपका सवाल है। बताइए, देखते हैं आप में से कौन, कोई ब्रिलियंट माइंड जिसने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा हो, देखते हैं आप में से कोई बता सकता है क्या। Na+ की रेडियस, क्लोरीन माइनस की रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन पाया जाएगा। बहुत ही ज्योमेट्रिकली बेस्ड क्वेश्चन है। 1/3a, नहीं 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 नहीं, और प्रियंका ने बोला कि 1/3a। ओके, चलो मैं सही है गलत नहीं बताऊंगा, आप मेरे को आंसर दीजिए। आपका चाहे आंसर गलत भी हो, सही भी हो, कैसा भी हो, आप आंसर दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप आंसर दो। और बताइए कोई। चलो देखो, ये मैंने करवाया नहीं है तो शायद हो सकता है आपसे हो नहीं पा रहा हो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये देखो हमारा क्लोरीन है, तो मान लो इसकी रेडियस है RCl-। ये हमारा सोडियम है, तो इसकी रेडियस होगी मान लो RNa+। अगर मैं देखो इन तीनों को एक लाइन में देखूँ, तो ये हमारा अगर क्लोरीन है, तो इसके बाद में हमारा सोडियम आया, छोटा सा सोडियम छोटा है, और ये बाद में आया हमारा वापस क्लोरीन।
देखो ये तो है क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया आपका नीचे वाला हो गया, वापस बीच में आ गया सोडियम। मैं इसको सोडियम को येलो इंक से दिखा देता हूँ। ये हमारा है Na+, ठीक है। ये किसके बीच में आया है, दो क्लोरीन के बीच में आया। मैं देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो एज लेंथ है ना, ये टोटल, ये लेंथ कितनी है टोटल, A है। इस क्लोरीन से इस क्लोरीन के बीच की दूरी देखो, ये तो है क्लोरीन, ये है Na और ये वापस है क्लोरीन, ठीक है। तो इस क्लोरीन से इस क्लोरीन के बीच की दूरी क्या हो गई, A। और कैसे हैं, एक क्लोरीन के बाद एक सोडियम है और एक सोडियम के बाद वापस क्या है, क्लोरीन है। तो मैं ये रेडियस तो कितनी होगी, RCl- हो गई, प्लस यहाँ से यहाँ तक देखो डायमीटर कितना हो गया, बाद में सोडियम का हो गया डायमीटर, यानी कि ट्वाइस ऑफ RNa प्लस फिर किसकी रेडियस आ रही है, क्लोरीन की आ रही है, तो RCl-, ये किसके बराबर हो जाएगी, A के। तो मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ट्वाइस ऑफ RNa प्लस RCl- बराबर कितना हो जाएगा, A। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, RNa प्लस RCl-, ये हो जाएगा A/2। तो ये रिलेशन आ जाएगा हमारा इसमें Na+ और Cl- की रेडियस में। आई बात समझ में। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, RCl- प्लस RNa+ बराबर A/2। ये एज लेंथ, रेडियस ऑफ सोडियम एटम एंड रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम, इन तीनों के बीच का रिलेशन, इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। तो ये रिलेशन होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ इस रिलेशन को। यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ये रिलेशन हो जाएगा RNa+ प्लस RCl- बराबर हो जाएगा A/2। तो ये रिलेशन पाया जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिक फंडा समझ में आ गया होगा। मैं किनारे के जो एटम है, यहाँ से यहाँ तक देखो, किनारे वाले एटम, इनको मैंने टच कराया है सभी को, तो उससे मेरे पास ये फाइनल रिजल्ट आया। तो ये मैंने एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा आपसे कि सोडियम आयन, क्लोरीन आयन और एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होगा। बाकी तो सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से आंसर दिए। ये मैंने पढ़ा नहीं रखा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछते हैं, क्या आप ज्योमेट्री के किसी फंडे का यूज़ करके बता सकते हो। तो आपने देखा ये बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है ये इस क्वेश्चन में। RNa प्लस RCl- बराबर कितना हो गया, A/2 हो गया, बस इतना सा था ये। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये पूरा सेशन अच्छा रहा होगा आपके लिए। आपने सारे फंडे जो है सॉलिड स्टेट के वो रिवाइज किए, और आप सभी ने क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, सभी ने अपने सही सही जवाब दिए। तो बहुत बढ़िया लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अच्छे से सीख रहे हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे। जितनों ने जो वीडियो देख रहा है, जो लाइव हमारा लेक्चर देख रहा है, वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और बने रहिए हमारे साथ, जुड़े हुए रहिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।